हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो कुछ क्वेश्चंस पर है जो अक्सर सेल्सफोर्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर्स हैं और एडमिन्स हैं तो देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दोस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर। तो बिफोर ट्रिगर इज यूज्ड in Salesforce to either update or validate the rules before a record is saved into the database। तो बिफोर ट्रिगर नाम से सजेस्ट कर रहा होगा कि एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर होने से पहले बिफोर ट्रिगर चलता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक्चुअली रिकॉर्ड को वैलिडेट कर सकते हैं। जो कस्टम वैलिडेशन रूल्स होते हैं वो आप कोड में बिफोर ट्रिगर में डाल सकते हैं, और इसमें आप कुछ अपडेशंस कर सकते हैं बिना डीएमएल के, क्योंकि रिकॉर्ड अभी सेव नहीं हुआ है तो उसमें अपडेशंस किए जा सकते हैं, इसीलिए इसमें डीएमएल का यूज नहीं किया जाता। और इसमें आईडी नहीं मिलती आपको क्योंकि रिकॉर्ड अभी डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। उसके बाद आते हैं आफ्टर इंसर्ट में। तो आफ्टर इंसर्ट क्या करता है, आफ्टर इंसर्ट होता है जब आप डेटाबेस में वैल्यू, आपका वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है तो आपको आईडी मिल चुकी है। तो आपको आईडी मिल गई है तो आप उस पर क्वेरी करके उसके रिलेशनशिप्स को भी अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड हो या पेरेंट हो। और इसमें क्या होता है कि रीड ओनली मोड में चला जाता है क्योंकि डेटाबेस में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो ट्रिगर डॉट न्यू रीड ओनली मोड में चला गया। अब अगर आपको कोई अपडेट करना है आफ्टर इंसर्ट के अंदर, तब आप क्या करेंगे, तब आप आईडी लेंगे, आईडी तो आपके पास है, उसको सॉकल से डेटाबेस से फिर से क्वेरी करेंगे और उसमें अपडेट करके अपडेट का स्टेटमेंट लिखेंगे, तब जाके आफ्टर अपडेट में आप अपडेट परफॉर्म कर पाएंगे। So next question is, what is order of execution when lead gets converted into account opportunity or contact। तो लीड का अगर कन्वर्जन होता है अकाउंट अपॉर्चुनिटी और कॉन्टैक्ट में तो क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। तो उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, पहले अकाउंट चलेगा, फिर कॉन्टैक्ट चलेगा और अपॉर्चुनिटी चलेगा। सो इस पे बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, और वो क्वेश्चन है during lead conversion, when lead gets converted to an opportunity, we have to update the converted opportunity with some value on which object should we write the trigger and what would be the event। तो जब lead convert होती है opportunity में और आपको opportunity में कुछ update करना है तो आप trigger किस पे लिखेंगे और क्या event होगा, opportunity पे लिखेंगे या lead पे लिखेंगे। तो आंसर है opportunity पे नहीं, हम lead पे trigger लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में अपॉर्चुनिटी पहले होता है, लीड पे अपडेट जो कन्वर्टेड का अपडेट होता है वो बाद में होता है। तो अपॉर्चुनिटी जब पहले इंसर्ट हो रहा है, तो जब अपॉर्चुनिटी इंसर्ट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि लीड ये कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि लीड एंड में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए हम लीड पे ट्रिगर लिखते हैं और अपडेट होता है लीड पे इज कन्वर्टेड फील्ड का, वो ट्रू मार्क होती है, इसीलिए वो गायब हो जाता है, आपको दिखेगा नहीं लिस्ट व्यू में रिकॉर्ड, इसीलिए क्योंकि उसका कन्वर्टेड ट्रू हो जाता है तो वो एक अपडेट है और वो सबसे एंड में होता है, इसीलिए लीड में लिखा जाता है अपडेट का ट्रिगर आफ्टर अपडेट लीड पर, ना कि अपॉर्चुनिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, insert 500 records synchronously in one go if you have a debug statement written inside the trigger, how many times will it be executed। तो ये एक स्ट्रक्चर है कोड का कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा है, मान लीजिए बिफोर इंसर्ट पे लिखा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है अंदर, सेल्सफोर्स स्टडीज का डीबग मारा हुआ है, 500 रिकॉर्ड आप एक साथ इंसर्ट करते हैं एक ही डीएमएल के अंदर, तो कितनी बार ट्रिगर चलेगा। तो आंसर है 3 बार चलेगा। क्यों, क्योंकि भले ही आप कितने भी रिकॉर्ड्स भेजिए, ट्रिगर एक बार ही में 200 रिकॉर्ड ही आएंगे ट्रिगर के अंदर। जो ट्रिगर डॉट न्यू होता है उसके अंदर 200 रिकॉर्ड ही आते हैं। तो 200 रिकॉर्ड पहली बारी में आएंगे, 200 दूसरी बारी में, 400 हो गए, तीसरी बारी में 100 आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट 3 बार लिखी जाएगी, 3 बार प्रिंट होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर कॉलिंग 5 फ्यूचर्स सिंक्रोनसली देन व्हाट विल बी देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आंसर है देयर विल बी नो ऑर्डर। अगर आप 5 फ्यूचर फंक्शंस आपके पास लिखे हैं और आप वन बाय वन एक एक पांचों को कॉल करते हैं, किसी भी सेम ट्रांजैक्शन में आप पांचों को कॉल करते हैं, तो वो पांचों का कोई ऑर्डर नहीं होगा, वो किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं क्योंकि वो एसिंक्रोनस कॉल्स हैं और जब भी उन्हें प्रोसेसर मिलेगा वो तब चलेंगे। तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन से इन्हें कॉल करिए, ये कभी भी
ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे जिसमें इन्हें कॉल किया गया है। Next is if I have declared one instance variable in a batch, now I update it in the start method, now debug that in finish method, will I get the updated value in batch? तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें is changed एक वेरिएबल है, एक बैच है, is changed एक क्लास का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल जिसको मैंने फॉल्स किया है, स्टार्ट मेथड में इसको मैंने ट्रू किया है, फिनिश में इसको डीबग किया है। तो क्या डीबग में मेरी अपडेटेड वैल्यू आएगी जो मैंने स्टार्ट में ट्रू किया है? तो आंसर है नहीं, वहां पे फॉल्स वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट और फिनिश का ट्रांजैक्शन अलग है और ट्रांजैक्शन के विद इन डेटा अगर आपको मेंटेन करके रखना है तो आपको डेटाबेस डॉट स्टेटफुल एक इंटरफेस है, मैंने नीचे लिखा है, तो स्टेटफुल इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के बाद ही विद इन अ ट्रांजैक्शंस वो मेंटेन करेगा डेटा को। So next is minimum time of scheduling Apex. Can you schedule a batch for every 5 minutes? इसमें एक्चुअल दो क्वेश्चन है कि मिनिमम शेड्यूलिंग टाइम क्या एपेक्स का, मतलब कि सबसे कम टाइम के लिए ऐसा कौन सा इंटरवल है, सबसे कम इंटरवल जिसके लिए आप एपेक्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसका आंसर है 1 आवर। अब मिनिमम 1 आवर के लिए आप अपनी एक बैच को शेड्यूल कर सकते हैं, तो इसलिए लिखा है मिनिमम टाइम इज 1 आवर और इट इज नॉट पॉसिबल टू शेड्यूल अ सिंगल बैच फॉर लेस देन 1 आवर गैप। तो इसका वर्क अराउंड होगा कुछ, उसका वर्क अराउंड ये है कि आप मिनिमम 60 मिनट के लिए एक बैच को शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आपको 5 मिनट के लिए शेड्यूल करना है तो आप 60 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 12 आता है। तो आप 12 बैचेस शेड्यूल करेंगे तब जाके आपकी हर 5 मिनट में एक एक बैच चलेगी, तब आपका ये वर्क अराउंड फुलफिल होगा। जैसे देखेंगे तो बैच के लिए हम जो क्रॉन एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे कि हर घंटे का पहले 5वें मिनट में ये वाली बैच चलेगी, बैच 2 चलेगी हर घंटे के 10वें मिनट में, बैच 3 चलेगी हर घंटे के 15 मिनट में, एंड सो ऑन। तो ऐसे 12 बैचेस से हमारा ये वाला डिमांड फुलफिल हो जाएगा। और नीचे नोट में लिखा है कि आप सिर्फ उसी बैच को शेड्यूल कर सकते हैं उतने ही इंटरवल के लिए जो कि 60 से डिविजिबल हो। आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15, 20, 30, बट आप 45 नहीं कर सकते, आप 7 नहीं कर सकते। And next is why do we use @future when we make a call out in triggers? अगर आपने देखा होगा तो लोग आफ्टर इंसर्ट पे फ्यूचर एनोटेशन का यूज करते हैं अगर कॉल आउट करना है। वो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर ट्रिगर एक सिंक्रोनस ट्रांजैक्शन है और कॉल आउट टाइम लेता है। कॉल आउट कॉल करेगा, रिस्पॉन्स लेके आएगा, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स फेल हो, टाइम आउट एरर हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उससे वो भी हैम्पर हो जाएगा, वो पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देगा, तो आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए रिकॉर्ड सेव ना होना, अपडेट ना होना, इसीलिए हम एनोटेशन फ्यूचर्स का यूज करते हैं कि हम कॉल आउट का ट्रांजैक्शन अलग कर देते हैं। वो हमारे करंट सिंक्रोनस ट्रांजैक्शन को हैम्पर नहीं करता, भले ही फ्यूचर फेल हो जाए हमारा रिकॉर्ड इंसर्शन अपडेशन कभी फेल नहीं होगा, इसीलिए हम फ्यूचर एनोटेशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैन वी कॉल अनदर फ्यूचर फ्रॉम वन फ्यूचर, कि हम एक फ्यूचर के अंदर से दूसरे फ्यूचर को कॉल कर सकते हैं? तो आंसर है उसका नो, बट उसका कोई वर्क अराउंड, हाँ उसका वर्क अराउंड है कि क्यूएबल्स जो सिंक्रोनस प्रोसेस होता है वो किसी भी एसिंक्रोनस फंक्शन से कॉल हो जाता है। तो हम फ्यूचर से क्यूएबल कॉल करेंगे, क्यूएबल से फ्यूचर कॉल करेंगे, तो हमारा इन शॉर्ट ये वाला वर्क अराउंड भी फुलफिल हो जाएगा। और ये तीनों अलग अलग ट्रांजैक्शन होंगी, फ्यूचर अलग, क्यूएबल अलग, फ्यूचर टू अलग। नेक्स्ट इज कैन वी हैव अ वैलिडेशन रूल्स टू बी फायर्ड ऑन इंसर्ट ओनली, नॉट ऑन अपडेट? तो ऐसा कोई वैलिडेशन रूल होंगे हम लिख सकते हैं जो सिर्फ इंसर्ट पे फायर हो, अपडेट पे ना हो? तो आंसर है यस। अब इस न्यू फंक्शन आपने देखा होगा, अगर हम वैलिडेशन रूल में डालते हैं तो वो सिर्फ इंसर्ट पे ही चेक करता है उसको, वो अपडेट पे नहीं करता। और अगर आप ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि क्या हम सिर्फ अपडेट पे लिख सकते हैं, इंसर्ट पे नहीं? तो ऐसा भी होता है। अगर आप इस चेंज देखेंगे तो इस चेंज एक फंक्शन होता है जो ये काम परफॉर्म करता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि व्हेन अकाउंट अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप बिहेव्स एज अ मास्टर डिटेल एंड व्हेन इज अ लुकअप। अगर आप देखेंगे अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में बाय डिफॉल्ट लुकअप
रिलेशनशिप होता है कि अपॉर्चुनिटी इज अ चाइल्ड ऑफ अकाउंट, बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक master detail and sometimes it behave like a lookup relationship. तो when does it happen? Let's see. अगर आप अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया बाय डिफॉल्ट अपॉर्चुनिटी पे लुकअप होता है अकाउंट का, बट आप अपॉर्चुनिटी बिना अकाउंट के क्रिएट कर सकते हैं, बिना अकाउंट को पेरेंट बनाए, तो वो उसका लुकअप बिहेवियर है. बट अगर आप देखेंगे आपने एक बार एसोसिएट कर दिया किसी अपॉर्चुनिटी को अकाउंट से, तो अगर आप अकाउंट डिलीट करते हैं उसका पेरेंट अकाउंट, तो आपका चाइल्ड अपॉर्चुनिटी भी डिलीट हो जाता है. ये पहला मास्टर डिटेल का फीचर है जो ये फॉलो करता है. और सेकंड लिखा है कि आप देखेंगे तो अकाउंट पे अपॉर्चुनिटी का रोल अप समरी भी क्रिएट हो जाता है, जो कि सिर्फ मास्टर डिटेल में होता है. तो ये अकाउंट और अपॉर्चुनिटी का स्पेशल रिलेशनशिप है जो कि काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता. और नेक्स्ट इज ए कैन नॉट सी, ए इज अ यूजर, ए कैन नॉट सी द रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय बी एज OWD इज सेट टू प्राइवेट. ओके, ए को बी के रिकॉर्ड नहीं दिखते, OWD उसका प्राइवेट सेट है. आई वांट ए टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ बी, ए को बी के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं विद ऑल द फील्ड्स विजिबिलिटी. तो मुझे यहाँ पे दो चीज है, रिकॉर्ड्स का भी सारा एक्सेस चाहिए बी के, और सारे फील्ड्स का भी एक्सेस चाहिए. को पता होगा कि फील्ड्स का है तो मुझे प्रोफाइल्स पे ध्यान देना है, रिकॉर्ड का है तो मुझे शेयरिंग सेटिंग शेयरिंग रूल्स पे ध्यान देना है. तो रिकॉर्ड्स के एक्सेस के लिए मैं ओनरशिप पे शेयरिंग रूल्स बनाऊंगा, इससे मैं बी के रिकॉर्ड्स को ए को दिखा सकता हूं. बट प्रॉब्लम आती है कि मैं फील्ड्स कैसे दिखाऊं. अगर आप फील्ड्स कैसे दिखाएं जो कि सिर्फ ए ही देख पाए, सिर्फ बी की, तो आप क्या करेंगे, एक स्पेशल परमिशन सेट बनाएंगे जो कि आप ए को असाइन करेंगे, वैसा ही परमिशन सेट जो बी के पास है. बी की प्रोफाइल पे जो जो फील्ड्स चेक हैं आप वैसा परमिशन सेट बना के ए को असाइन कर देंगे, तो ए को फील्ड्स भी दिखेंगी और ए को सारे रिकॉर्ड्स भी दिखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बी के होंगे. तो ए भी बी जैसा हो जाएगा. बट कुछ लोग यहाँ पे व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल यूज करते हैं जो कि सारी प्रोफाइल्स को ओवरराइड कर देता है. आप सिर्फ बी के लिए नहीं, फिर आप हर किसी प्रोफाइल की सारी फील्ड्स को देख सकते हैं. तो इसलिए वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है. इसलिए एक परमिशन सेट बनाइए और बी वाली प्रोफाइल पे जो जो आपको दिखाना है ए को, वो ए में डाल दीजिए. तो थैंक यू.